मेरा ख्याल है ये जो किताब है लक्ष्मण यादव की जो किताब है, जिसकी ये शुरुआत है कि इन्होंने अपना दिल, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बड़ा ऑनेस्टी के साथ और हिम्मत के साथ सामने रखा हुआ है और किस पे काम होगा। अब उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो हिम्मत है, उसके भी बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा कि उनके फादर जो है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, पत्रिका चला रहे थे, लेकिन आजमगढ़ की अपनी हिस्ट्री भी है प्रोग्रेसिव मूवमेंट की। तो मेरा ख्याल है आजमगढ़ की मिट्टी से और हवा से लक्ष्मण यादव आए हैं और वहाँ से वो उनको मिला था। मेरी कोई जान पहचान डॉक्टर यादव से नहीं थी। वो जान पहचान ऐसी हुई कि मैं और मेरी वाइफ विमल थोरात हम टीवी देख रहे थे और टीवी पे न्यूज़ आई कि लक्ष्मण यादव को वहाँ से नौकरी से उनको रिमूव किया है, परमानेंट नहीं किया। तो मेरी वाइफ जो है एकदम से उत्तेजित हुई, उसने कहा ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा आप इनको जानती है? मैं तो नहीं जानता हूँ कहती। तो मेरी वाइफ जो है हिंदी लिटरेचर की है, दलित लिटरेचर की, और इनके अपने पुराने रिलेशन थे। तो वो बहुत, उसने मुझे पूरा फिर समझाया कि इनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी है। तब से फिर इनकी पहचान डॉक्टर यादव की मुझे होने लगी और इसके बाद में तो फिर वो जो पब्लिक डोमेन में आए और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। एक 20 साल पहले समझ लीजिए ये हमारी समझ थी कि शैक्षणिक संस्थाएं जो है जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, तो ऐसे संस्था में जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसकी तुलना में, सोसाइटी की तुलना में या गाँव की तुलना में। लेकिन वेमुला की केस में और उसके पहले कुछ 1-2 इंसिडेंट्स ने ये स्पष्ट किया था कि जो शैक्षणिक संस्था है वो भी जो समाज में जाति व्यवस्था है उससे परे नहीं है, उससे डिफरेंट नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि टीचर के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो वो सिचुएशन फेस करते हैं, ये बाहर नहीं आई थी। और ये जो किताब है मेरा ख्याल है ये शुरुआत है। जो दलित, ओबीसी, आदिवासी बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, लेकिन वो बोलते नहीं, बाहर नहीं आते। और इस किताब ने मेरा ख्याल है वो जो इशू है उसको एकदम सामने लाया है। कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर सुखदेव थोरात सर भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सन्माननीय माजी अध्यक्ष आणि दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिजनल डेव्हलपमेंटचे माजी प्राध्यापक आहेत। आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विश्लेषक, बहुजन चळवळीतील उत्थानाकरिता आपल्या वैचारिक प्रगल्भतेचा उतारा देत फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीला मजबूत करण्यासाठी आजच्या शतकातला प्रमुख भूमिकेतला चेहरा, अभ्यासू, चिंतक आणि वक्ता, साहित्यिक, लेखक आदरणीय डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, मी या आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करतोय आदरणीय सुखदेव थोरात सर। मुझे याद है कि मेरा ख्याल है मैं 2-3 बार ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में आया हूँ। आपसे तो परिचय हुआ नहीं, शायद मुलाकात हुई होगी। 1-2 बार लेक्चर भी दिया हूँ। और ये जो कॉलेज है ये मेरा ख्याल है दिल्ली में पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाई है शायद 1800 कुछ पीरियड में। ये शायद मदरसा थी पहले, फिर उसका रूपांतर कॉलेज में हुआ। तो ये द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द ओल्डेस्ट कॉलेज इन दिल्ली ज़ाकिर हुसैन साहब के नाम पे है। उसकी पुरानी बिल्डिंग भी बगल में है। मैं 1-2 बार गया वहाँ पे, तो एक बार भाषण भी दिया और मुलाकात भी की। और मैं इकोनॉमिक्स का हूँ,
तो जहाँ या इकोनॉमिक्स के कुछ लोग होंगे उनको पता है कि एक टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, उसके लेखक थे आहूजा, और वो इसी कॉलेज के प्रोफेसर थे और बहुत पॉपुलर किताब थी वो, मतलब ऑल इंडिया में। तो वो भी एक मेरी उत्सुकता थी जब मैं गया उस कॉलेज में। मेरी कोई जान पहचान डॉक्टर यादव से नहीं थी। वो जान पहचान ऐसे हुई कि मैं और मेरी वाइफ विमल थोरात हम टीवी देख रहे थे और टीवी पे न्यूज़ आई कि लक्ष्मण यादव को वहाँ से नौकरी से उनको रिमूव किया है, परमानेंट नहीं किया। बहुत प्रमुख न्यूज़ थी। तो मेरी वाइफ जो है एकदम से उत्तेजित हुई, उसने कहा ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा आप इनको जानती है? मैं तो नहीं जानता हूँ। कहती है तो मेरी वाइफ जो है हिंदी लिटरेचर की है, दलित लिटरेचर की है, और इनके अपने पुराने रिलेशन थे। तो वो बहुत, उसने मुझे पूरा फिर समझाया कि इनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी है। उस वक्त वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में थी। तब से फिर इनकी पहचान डॉक्टर यादव की मुझे होने लगी। और इसके बाद में तो फिर वो जो पब्लिक डोमेन में आए और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। मैं समझता हूँ कि एक 20 साल पहले समझ लीजिए, ये हमारी समझ थी कि शैक्षणिक संस्थाएं जो है, जो एक जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, तो ऐसे संस्था में जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसकी तुलना में, सोसाइटी की तुलना में या गाँवों की तुलना में। लेकिन वेमुला की केस में और उसके पहले कुछ 1-2 इंसिडेंट्स ने ये स्पष्ट किया था कि जो शैक्षणिक संस्था है वो भी जो समाज में जाति व्यवस्था है उससे परे नहीं है, उससे डिफरेंट नहीं है। तो उर्मिला का इंसिडेंट्स और उसके बाद फिर बहुत सारी लगातार स्टेप बाय स्टेप सुसाइड देखने को मिली। तो उससे ये जाहिर हुआ कि एजुकेशन संस्थाएं जो है उसमें भी जाति व्यवस्था का, ब्राह्मणवाद का असर है और बहुत ज़्यादा है। और मुझे याद पड़ता है कि जब यूनिवर्सिटी का चेयरमैन था मैं, तब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर थोरात हम एक कमेटी बना रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सुसाइड हुआ है, तो उसकी आप इंक्वायरी कर दीजिए, काफ़ी इस पे जोश है। मैंने जब उस वक्त मेरे मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनको पूछा, उन्होंने कहा आप चाहे तो करिए, होगा तो कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मैं कम से कम उस पर देख लूँ। इंक्वायरी कमेटी बैठी, मैंने कुछ रिपोर्ट बनाई, कोऑपरेशन मिला नहीं वहाँ से। लेकिन वो पहली शुरुआत थी कि शैक्षणिक संस्था में जातीय भेदभाव या ट्राइबल के आधार पे जो भेदभाव होता है वो क्या है, और कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं था। तो एक स्टूडेंट था जिसने 25 दलित स्टूडेंट को, 50 ही स्टूडेंट थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूशन है। 25 स्टूडेंट्स से मैं एक क्वेश्चनर बनाए और उसने भर के मुझे दे दिया, और मैंने फिर परसेंटेज फॉर्म में वो सामने निकाला कि कितने % बच्चे जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं क्लास में, रिटन एग्जामिनेशन में, वार्ड हॉस्टल में, डाइनिंग हॉल में। तो वो परसेंटेज देख के जब टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई तो
काफ़ी लोग शॉक हुए और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के टीचर जो है वो शॉक हो गए। वो कहते ये बात सही नहीं है, ये गलत है, उन्होंने रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर सीरीज़ ऑफ काम शुरू हो गया। सुसाइड कोई रुका नहीं। उसके बाद आप देखेंगे बॉम्बे में हुआ, उसके बाद IIT मुंबई में हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली IIT में 2 हुए अभी वहाँ ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दोबारा हुआ। तो पिछले 15-20 साल में एक देखेंगे कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बाहर आया। और अभी आप देखेंगे कि सुकुमार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, उनकी किताब आई है कॉज डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन। और भी राइटिंग है बहुत सारी। हमारे वर्धा में या यवतमाल में जो साहब है जो NGO चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत उस पर काम किया है। लेकिन मुझे यह लगता है कि टीचर के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो वो सिचुएशन फेस करते हैं, ये बाहर नहीं आई थी। और ये जो किताब है, मेरा ख्याल है ये शुरुआत है कि ये किताब जो दलित, OBC, आदिवासी बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, लेकिन वो बोलते नहीं, बाहर नहीं आते। और इस किताब ने मेरा ख्याल है वो जो इशू है उसको एकदम सामने लाया है। सो ये एक इतिहास में नाम होगा जब आगे चल के काम होगा कि भाई टीचर का डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। ये शुरुआत होगी, देख लीजिएगा आप। जैसे वेमुला के साथ हुई है, ये वैसे लक्ष्मण यादव के साथ हुई है। और उन्होंने वो जिस हिम्मत से इस बात को सामने लाया, तो मेरा ख्याल है ये टीचर का जो डिस्क्रिमिनेशन है बाहर आएगा। और उन्होंने अच्छा किया कि लिखी है और ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखी है। आप दलित साहित्य का इतिहास देखेंगे तो आपको पता है कि शुरू में दलित साहित्यिक पोइट्री लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। उसकी क्रिटिसिज्म होती थी कि नहीं भाषा ठीक नहीं है और आप जो है आपका एक्सपीरियंस वो सही नहीं है, आप कुछ बना रहे हो अपने पोइट्री के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू। तो उसके बाद दलित लिटरेरी फिगर ने ये किया कि आप हमारी लाइफ को सही नहीं मानते हो, तो उन्होंने एक नया फॉर्म क्रिएट किया जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग कहते हैं। शुरुआत हुई फिर दया पवार से, अपने मेशराम अकोला के जो थे, आठवनी से पक्षी, उसने तो बिल्कुल शुरुआत की दलित लिटरेचर की एक तरीके से, तरवी कांबड़े। उसके बाद जो नामदेव रसाल, बाबूराव बागुल, तो ये सारा फिर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो आया तो उसने तो सारे समाज को एक सामने रख दिया, एक चादर की तरह की आपका समाज ऐसे है और इसकी आप लैंग्वेज देखो, क्या कहना है वो कहो कि ये लिटरेचर है या नहीं। लेकिन फिर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग वो फॉर्म बनी जो इतनी सख्त वो लिटरेरी फिगर बनी कि फिर उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, कुछ और भाषा में हुआ। दया पवार को फोर फाउंडेशन का अवार्ड मिला, नामदेव रसाल को रशिया का अवार्ड मिला। मेरा ख्याल है ये जो किताब है, लक्ष्मण यादव की जो किताब है, इसकी ये शुरुआत है कि इन्होंने अपना दिल, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बड़ा ऑनेस्टी के साथ और हिम्मत के साथ सामने रखा हुआ है और किस पे काम होगा हो रहा। अब उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो हिम्मत है, उसके भी बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा कि उनके फादर जो है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, पत्रिका चला रहे थे, लेकिन आजमगढ़ की अपनी हिस्ट्री भी है प्रोग्रेसिव मूवमेंट की। द ग्रेट राहुल सांकृतायन बुद्धिस्ट भी थे, भिक्खू भी बने, उसके बाद फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी उनका एसोसिएशन था। तो आजमगढ़ बड़ा फेमस है। ये तो मैं एक नाम दे रहा हूँ, हमारे दोस्त थे तुलसीराम जो थे, जो यहाँ से एक मैगजीन भी चला रहे थे,
बहुत नामी साहित्यकार, उनकी भी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत पावरफुल ऑटोबायोग्राफी है, मुर्दैया, वो पढ़नी चाहिए आपने। जो एक दलित साहित्य का मैगजीन नागपुर से निकल रहा था, फाइनेंस नागपुर से आता था, और वो कर रहे थे, उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। तो मेरा ख्याल है आजमगढ़ की मिट्टी से और हवा से लक्ष्मण यादव आए हैं, और वहाँ से वो उनको मिला था। अब ये जो हायर एजुकेशन में जो टीचर की स्थिति है, मैं नहीं समझता कि लक्ष्मण यादव को जो निकाला गया वो इसलिए निकाला गया कि वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट थे और परमानेंट नहीं थे। आप जो महाराष्ट्र में ऑन कॉन्ट्रैक्ट होते पीरियड वाइज, उसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर मत कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट की शुरुआत ही है टेम्पररी होती है, वो 14 साल तक 13 साल तक भी चलते रहते हैं, उसके बाद परमानेंट होती है। तो वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए रेगुलर पोस्ट, इट्स नॉट पीरियड वाइज। ये बड़ी अजीबोगरीब सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो मेरे कभी समझ में नहीं आई और मैं उसको ख़त्म भी नहीं कर पाया, डिस्पाइट जब मैं सेटिस्फाइड नहीं था यूजीसी के चेयरमैन होते हुए, लेकिन उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाया। तो वो रेगुलर प्रॉपर टीचर अपॉइंट हुई है, और परमानेंट होने का जो सिलसिला रहता है 10 साल 12 साल बाद, लेकिन वो रेगुलरली पढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पढ़ाई या इसके वजह से कुछ हुआ है। वो मेरा ख्याल है आज का समय जो उसके वो शिकार है। जिस विचारधारा को आगे ले जाते, जिस विचारधारा को ओपनली बोलते हैं लिटरेचर के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, और वो विचारधारा इस पीरियड में पसंद नहीं आई, और वो उस विचारधारा की वो पनिशमेंट है, उस विचारधारा के वो शिकार है, ये हमने मानना चाहिए। आज उस विचारधारा जो है वो सारे संस्थाओं को काबिज कर रही है, गवर्नेंस उनके हाथ में हो गया है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन वो अपने विचारों को एज ए टीचर इंडिपेंडेंट तरीके से कहे, बोले, डरे नहीं। और उस पीरियड में जिस पीरियड की स्थिति जो है वो, जहाँ स्वातंत्र के ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन आता है, लीगल भी आता है, केसेस भी बनती है, क्या क्या बनता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये करेज दिखाया, और ये नहीं कि वो अपने करियर में बहुत कुछ बनेंगे, वो उनका फ्यूचर बहुत बड़ा अच्छा है। उन्होंने जिक्र किया ओबीसी के बारे में, मैंने कुछ किया है। जब यूजीसी का मैं चेयरमैन बना तो 11वीं पंचवार्षिक योजना चल रही थी 2006 में, और मैं 2006 से 2011 में रहा। तो 11वीं पंचवार्षिक योजना में शिक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर सोच विचार चल रहा था। तो 90% सारा हायर एजुकेशन तो यूजीसी के पास है, सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस। तो हमको कहा गया कि भैया आप पॉलिसी करिए। अब हम एकेडमिशियन हैं, हमने सोचा कि पहले सिटी तो देख ले हायर एजुकेशन की क्या है। जब देखा अगल बगल में कोई लिटरेचर नहीं, बस अपने अंदाजे से लोग पहले नीतियाँ लिखते थे। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने 7-8 लोगों की स्टडीज़ बनाई, 7 स्टडीज़ बनाई, और उसमें से जो बाहर आया उसमें देखा हमने कि क्या बुरी हालत है हायर एजुकेशन की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद प्रोफेसर थे, अभी भी है, ऑनररी प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जैसा मैं इमरेटस प्रोफेसर हूँ, उसी सेंटर में है जहाँ मैं भी प्रोफेसर इमरेटस हूँ। तो उनको एजुकेशन के बारे में समझती, उनको एजुकेशन बढ़ाने की इच्छा थी उनकी। तो उन्होंने नॉलेज कमीशन बिठाया था श्याम पेट्रोडा की चेयरमैनशिप में, वो भी चल रहा था पैरेलल। और तब फिर ये भी आया। तो कुछ अर्जुन सिंह और मनमोहन सिंह में अपनी चलती थी, कुछ ज़्यादा उनकी बनती नहीं थी उस ज़माने में। तो मनमोहन सिंह जी थोड़े गुस्से में आए, उन्होंने मिनिस्ट्री को बाईपास करके मुझे डायरेक्टली बुला लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि आप ज़रा हायर एजुकेशन की नीतियाँ क्या होनी चाहिए बताइए।
और प्रेजेंटेशन कर दीजिए। तो वो मिनिस्ट्री वाले थोड़े से सोचने लगे कि ये क्या हो गया, और एजुकेशन मिनिस्टर मुझे बुला लिया कि ये तो उल्टी नीति आएगी। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा। और गया, मैंने प्रेजेंटेशन किया, उसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उस वक्त प्लानिंग कमीशन के एजुकेशन के इंचार्ज मेंबर जो थे अपने हमारे दोस्त थे, डॉक्टर मुंगेकर। और जब सारा मैंने प्रेजेंट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो उनको सारी बात समझ में आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 2-3 इशू ऐसे दे दीजिए मैं जिसके बारे में एक्शन लेना चाहता हूँ। तो मैंने सारा प्रेजेंटेशन किया था कि मैंने कहा 370 तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिर्फ 6% एनरोलमेंट है। 1823 के एज ग्रुप में 100% लड़के हायर एजुकेशन में जाने चाहिए, सिर्फ 6% जाते हैं। और मैंने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, स्कॉलरशिप नहीं है। ये कुछ मैं बता के फिर चले आया। जब मैं रास्ते पे था, घर के नज़दीक जा रहा था, तो मिसेस का फ़ोन आया कि आप टीवी देख लीजिए। मैंने कहा मैं गाड़ी में टीवी नहीं है। तो कहते जल्दी आइए। तो जब गया मैं घर पे, तो देखा तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के OSD थे, का नाम क्या है जिन्होंने लिखा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो संजय बारू। तो मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट वन गो सैंक्शन कर दी। 375 डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैंने कहा था कि 6% एनरोलमेंट रेशियो है, उन्होंने एक मॉडल कॉलेज सेटअप किया और स्कॉलरशिप जो है बहुत बढ़ाई। और फिर दूसरे दिन सारे पेपर में फ्लैश हुआ कि थोरात की प्रेजेंटेशन के बाद ये सारा हो गया। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी ने प्लानिंग कमीशन को डायरेक्टिव दी कि अब आप UGC को इन्वॉल्व करके बनाइए। 10वीं पंचवार्षिक योजना में 4,000 करोड़ दिए थे। 11th फाइव प्लान में 47,000 करोड़। 11 टाइम इंक्रीज इन दी बजट टू द हायर एजुकेशन। और जिसके चलते फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी, 30 तो नहीं बनी, 15 बनी। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बहुत सारे ऑफिस ब्रांचेस कही, नागपुर का जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसी का हिस्सा है। और 1000 पॉलिटेक्निक्स बनी, प्राइवेट पब्लिक इसमें। और बाकी बहुत सारी एक्सपांशन ऑफ हायर एजुकेशन उस पीरियड में हुआ, क्योंकि 10% था एनरोलमेंट रेशियो। मैंने कहा कम से कम 15% बना दो, तो उसके लिए इतना पैसा भी था और फिर सारा एक्सपांशन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थे कि जो लक्ष्मण यादव ने कहा कि भाई इस एजुकेशन को हम उन तबकों के पास कैसे ले जाए जिनका एनरोलमेंट रेशियो कम है। जो हमने स्टडी करवाई थी उसमें हमने पाया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमन, दलित वुमन, ट्राइबल वुमन, इसका एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, गाँवों में और कम है। उसके बाद फिर OBC का एनरोलमेंट रेशियो कम है। तो हमें तो वो पॉलिसी बनानी है कि जिसमें ये लोगों का भी सहभाग हो, उनको एक्सेस मिले, वो हायर एजुकेशन ले ले। तो उसके ऊपर फिर हमने ध्यान दिया, तवज्जो दी, और जो पॉलिसी बनाई वो इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि जिसमें ये सारे ग्रुप पार्टिसिपेट हो। उसमें बहुत सारे एरियाज थे जिसमें किया। एक तो एक्सपांशन किया, दूसरा कि स्कॉलरशिप और फीसशिप बहुत ज़रूरी थी। तो हमने स्कॉलरशिप जो बड़ी मुश्किल से 850 थी, तो हमने उसको 3500 4000 तक ले गए। फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से स्कॉलरशिप की, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल स्कॉलरशिप, वो अभी भी चल रही है। मेरा ख्याल है अब तक 30,500 स्टूडेंट को फेलोशिप मिली और PhD हुई है। जब ये मैंने की शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो JNU के माइनॉरिटी के लड़के मेरे पास आए, मुस्लिम लड़के पर्टिकुलरली, कि सर ये आपने इनके लिए किया, हमारा भी तो एनरोलमेंट रेशियो आप ही का पेपर कहता है कि बहुत कम है, कुछ करिए। तो
तो मैं गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, तब फॉर्चुनेटली अंतुले साहब मिनिस्टर थे, और मैंने सीधा उनके साथ मराठी में बात की। मैंने कहा ये शेड्यूल ट्राइब के लिए ये दिए हमने फेलोशिप, आप माइनॉरिटी के लिए कुछ करिए, समाज को सोशल वेलफेयर ने दी थी। तो कहते क्या है ये? मैंने कहा पीएचडी के लिए फेलोशिप। उनके समझ में कुछ नहीं आया पीएचडी वगैरह क्या है। तो उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने इतना ही कहा, बड़े सख्त आदमी और क्लियर आदमी, ये जो प्रोफेसर थोरात कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो करो, इतना कह दिया हुआ है। 900 स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज के लिए दी, जिसमें मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये सारे आ गए। तो जल्लोष हुआ माइनॉरिटीज में। उसके बाद मतलब इसमें जनरल स्टूडेंट भी कवर हो गए, SC ST भी कवर हो गए, माइनॉरिटी भी कवर हो गई। उसके बाद जो स्टूडेंट जिसको फेलोशिप नहीं है वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके मेरे पास आए। सर हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बड़ी हार्ड एडमिशन टेस्ट दे के आए हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडमिशन टेस्ट बड़ी तगड़ी होती थी, ये नेट वगैरह की जो टेस्ट होती है ना उससे भी तगड़ी होती थी। हमारा क्या, हम कैसे 4 साल पढ़ाई करें? मैंने सोचा ये बात तो सही कह रहे हैं। तो मैंने मिनिस्ट्री के साथ फिर झगड़ा किया 6 महीने तक। मैंने कहा 40 उस वक्त कुछ कम यूनिवर्सिटीज़ थी, 40 वगैरह। मैंने कहा इसमें जो लड़के ऑल इंडिया टेस्ट से आते हैं दे आर सो गुड, और वो IAS ऑफिसर के लड़के भी हो तो 4 साल तक अपने पिताजी से हेल्प थोड़ी लेंगे। वो तो PhD करके राष्ट्र में एक ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा मिनिमम उसको कुछ दे दो जिससे उसके खाना पीना चले और कुछ रेंट वगैरह निकले। तो कन्विंस होने के बाद उन्होंने दे दिया। तो उस वक्त हमने 5000 MPhil के लिए और 8000 PhD के लिए दे दिया। उसको नाम दिया हमने नॉन नेट। नेट वो है जो एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है, आपने देखा होगा। तो इसको नॉन नेट स्कॉलरशिप नाम दे दिया और सबको फिर ये फेलोशिप दे दी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई नहीं रहा कि जिसको फेलोशिप नहीं है। तो जब मुझे याद है कि जब मैं रिटायर होकर अपने घर में गया तो वहाँ हम तो बुद्धिस्ट बैकग्राउंड के कुछ मनाते नहीं, लेकिन एक फेस्टिवल में आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, वो होता है होली। तो 300-400 स्टूडेंट जो मेरे घर आए और फिर उन्होंने सारा किया। और वो फिर कहने लगे कि स्कॉलरशिप थोरात जिंदाबाद, स्कॉलरशिप थोरात जिंदाबाद। और आप अबे फेलोशिप और बढ़ाइए। मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। तो ये इससे जो एक आज की डेट में यदि रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज़ में यदि रिजर्वेशन की पोस्ट निकलती है तो इतने एप्लीकेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी से आते हैं कि आज आप ये नहीं कह सकती मेरिट नहीं है। तो मेरिट उसी के वजह से प्रमोट हुआ, वो फेलोशिप की वजह से हुआ। ओबीसी का बड़ा पेचीदा मसला है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आगे है लेकिन हाई कास्ट से पीछे है, और बीच में होता है तो कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, कोई उसके ऊपर जमीन है, खेती करते हैं, अच्छा है। लेकिन जब मेरा नाम UGC के लिए गया, चेयरमैनशिप के लिए नाम आया, तो मुझे अर्जुन सिंह ने एक दिन बुला लिया सिलेक्शन होने के पहले, आपसे बात करनी है। I was only 57 year old. I was the youngest UGC chairman in the history of UGC. तो मैं गया तो मैं देख रहा हूँ, वो बैठे हुए थे, मुझे बैठने के लिए कहा, देख रहा हूँ कि मेरी 3-4 किताबें उनके टेबल पे है, और एक किताब जो लिखी थी मैंने, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, वो देख रहे थे। और फिर उन्होंने कुछ मुझसे बात की, पूछा रिजर्वेशन OBC का क्या है क्या नहीं वगैरह, मैंने बता दिया उनको। बाद में मुझे समझ में आया कि ही वॉज टू ब्रिंग ए रिजर्वेशन फॉर OBC इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ही नीडेड समबडी हु विल सपोर्ट हिम। तो उन्होंने OBC का रिजर्वेशन लाया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया
और कमिटी बिठाई मेरी, मुंगेकर की, और ये जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, कि अभी के अभी इसको इम्प्लीमेंट करो। और रास्ते पे फिर स्ट्राइक चल रहा है ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ, बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस। तो उन्होंने मुझे पूछा थोड़ा, ये क्या ये तो कह रहे हैं कि 27% ओबीसी को जाए तो 27% पोस्ट जो हाई कास्ट की घट जाएगी फैकल्टी में, एज वेल एज इन स्टूडेंट, पर्टिकुलरली इन स्टूडेंट। कोई तरीका बताओ। मैंने कहा तरीका है। मैंने कहा जो 27% स्टूडेंट ओबीसी के आएंगे, अब एडिशनल 27% और स्टूडेंट की पोस्ट दे दो ना, फर्क क्या पड़ता है उसमें, उनको भी मिलने दो हाई कास्ट को। और जो फैकल्टी है, मैंने कहा उसमें भी फैकल्टी 27% हम देते हैं, और टीचर, एडिशनल टीचर आएंगे और स्टूडेंट आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देते हैं, बिल्डिंग के लिए, इसके लिए। इमीडिएटली हमने 3,500 करोड़ जो है इनको दे दिया, और फिर एकदम से शांति हो गई। तो उसके बाद ओबीसी के टीचर यूनिवर्सिटीज में आने लगे। उसके बाद ओबीसी के जो टीचर जो यूजीसी पे आके मुझे थैंक्स देने लगे। मैंने कहा क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया बहुत जल्दी, और लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, वो कहते ज़रा लेट करेंगे 1 आधे साल के बाद। हमने उसी सेशन से किया, 3 महीने का पीरियड था। एक 4 साल पहले की बात है कि मुझे फ़ोन आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओबीसी टीचर का कि हम आपको मिलना चाहते हैं। तो आगे वो घर में बुला लिया मैंने उनको। उन्होंने कहा कि आज जो हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी वजह से है, और हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे कुछ कोर्सेज पढ़ाना चाहते हैं। अंबेडकर, पॉलिटिकल थॉट ऑफ अंबेडकर, सोशल थॉट ऑफ अंबेडकर, इकोनॉमिक थॉट ऑफ अंबेडकर। आप हमें समझाइए इकोनॉमिक थॉट पे क्या पढ़ा है। तो मैंने उनको कहते हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सारा हुआ बाबा साहेब की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बाबा साहेब ने अदर बैकवर्ड के लिए नहीं लिखी होती तो नहीं होता। जो मंडल कमीशन बना वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की वजह से बना है। तो मैंने बता दिया, वो गए। उसके बाद देखा मैंने इतना रेजिस्टेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के खिलाफ नहीं अलाउ किया। ये अब मुझे अभी पता चला है कि एक 8-10 महीने पहले कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने अदर आइडियोलॉजी के साथ, कि अंबेडकर को आप लाना चाहते हो तो हम इसको भी लाएंगे, नाम नहीं लूँगा मैं। लेकिन अब वो कोर्स शुरू हो गया। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ओबीसी की तरफ, ओबीसी के ऊपर ये भी एक एलिगेशन होता है कि जब ओबीसी का रिजर्वेशन चल रहा था तो फाइट करने वाले दलित थे, ओबीसी अपना घर में बैठे थे। अभी भी थोड़ा सा उनका न्यूट्रल एटीट्यूड है। ओबीसी का स्ट्रगल जो है वो शेड्यूल कास्ट आगे ले जाता है। लेकिन इन बच्चों ने, ये जो ओबीसी के 5-6 है, इन्होंने बाबा साहेब के कोर्सेज बनाए, और मेरा ख्याल है और भी एक्टिविटी करते हैं। उसी का एक हिस्सा लक्ष्मण यादव भी है। अब मेरा ख्याल है इससे शुरुआत होगी कि हाउ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो द प्लेसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरेसमेंट एंड पेन एंड एंग्री फॉर टीचर। मुझे मालूम है कितने टीचर मेरे पास आते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से टीचर तो लगातार आते रहे, पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट। तो ये एक हम इसका एक अप्रिशिएट करना चाहिए लक्ष्मण यादव का कि उन्होंने ये अपनी आत्मा जो है, अपना दिल जो है इस किताब में उन्होंने निकाला है। लेकिन अब ये सब पिकअप करेंगे और भी लिखना शुरू कर देंगे। देख लीजिएगा, जो दलित है वो इनकरेज हो गए कि हमने भी हमारी कहानियाँ सामने लानी चाहिए। मुझे याद है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहानी। इतनी बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े कॉलेजेस, एक शेड्यूल कास्ट प्रिंसिपल नहीं बना था, एक भी नहीं बना था। सही बात है। तो आप लोग जानते होंगे संगप्रिय गौतम मौर्य, जो आरपीआई के बहुत बड़े नेता थे, अलीगढ़ से जनरल सीट से भी चुन के आए थे वो। उनकी जो लड़की थी
वो मेरे पास मिलने आई कि सर मैं तो एलिजिबल हुई इस कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के लिए, लेकिन मन नहीं बना रहे। तो मैंने फिर वाइस चांसलर से बात की उस वक्त, और कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ वैसे मैंने डंडा चलाया है कुछ, मैं आपको बताऊँ, इतना आसानी से नहीं हुआ। रिजर्वेशन की पोस्ट नहीं भरते थे वो, बैकलॉग भी नहीं भरते थे। तो हमारे जो मेरे सेक्रेटरी थे वो थे चौहान थे, जो लॉयर है ना अभी सुप्रीम कोर्ट में, जो बैकलॉग भी बोल रहे, उनके बड़े भाई। उनको बुलाया मैंने, मैं कहा ये कैसे ट्रीट करें? कहते सर इनकी ग्रांट बंद कर दो सैलरी की, वो ठिकाने आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, सैलरी का मत करो, आप डेवलपमेंट ग्रांट करो। कहते डेवलपमेंट ग्रांट से कुछ नहीं होगा, इनको कोई फिक्र नहीं बिल्डिंग बन रही या नहीं बन रही, सैलरी की ग्रांट कम करो। तो हमने सैलरी की 10% या 15% ग्रांट दी नहीं, तब जाके हल्ला हुआ। तो मिनिस्ट्री आई मेरे पास कि थोड़ा ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये भरते नहीं है पोस्ट। JNU में 80 में रिजर्वेशन शुरू हो गया फैकल्टी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99 में हुआ। तब जाके थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुई। और आपको एक बता दूं, एक प्रोफेसर से, वाइस चांसलर से, नाम नहीं लूँगा, मेरे पीरियड में उनको जब कहा कि रिजर्वेशन भरो, तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ए स्टेट, इट्स ए इंडिपेंडेंट स्टेट। कैन यू इमेजिन? इसके ऊपर आपके रूल नहीं लागू होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ने उनको फिर ठीक ठाक तरीके से समझाया क्या है क्या नहीं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, उनके ऑर्डिनेंसेस वगैरह थोड़े से अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमने लाया है वो उस पीरियड का है। वुमेंस के लिए हॉस्टल बनाए हमने, शहरों में 2 करोड़ और गाँव में 1 करोड़। और मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे संस्थाएं को वो ग्रांट मिली है। एक जगह मुझे इनॉग्रेट किया, बुलाया था रय शिक्षण संस्था ने और अपनी शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी ने। तो ये हॉस्टल हो लड़कियों के लिए तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकता है। लेकिन लक्ष्मण यादव ने ये भी बात की कि अब पीरियड बदल गया है। 2014 के बाद ये सारा जो किया हुआ है उसको उल्टा दिया है। जैसे मैंने बताया आपको कि अब आप अलोकेशन टू हायर एजुकेशन देखोगे तो इट हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। कॉलेज को ग्रांट नहीं मिलती ज़्यादा, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट बहुत कम मिल रही है। अब मॉडल यह है कि आप लोन ले लो, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू करके सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू करो और उसकी फीस बढ़ाओ और उसके थ्रू आप अपना चलाओ। इसलिए देखेंगे आप नागपुर यूनिवर्सिटी या सब सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पैरेलल सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज चलाए। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह बन रही वो तो अलग बात है। तो एक तरह से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का खर्चा घटाकर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि 1950s और 60s में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी नहीं। आज लगभग 50% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री आर प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंसिंग, प्राइवेट एडेड भी नहीं है, जो ट्यूशन के भरोसे चलती है। 65 to 67 colleges out of the 40,000 colleges are private colleges, and about 70 or 67% of standalone institution जो अपने आप डिग्री देती है IIT टाइप, वो सारी सेल्फ फाइनेंसिंग में है। इतना बड़ा तेजी से प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हो रहा है। मैं स्कूल एजुकेशन से बातें नहीं कर रहा हूँ। जहाँ फीस ज़्यादा है उससे जो एक्सेस है वो घट गया है गरीबों का। एक तरफ जो फेलोशिप है वो घटाई, इतनी घटाई है फेलोशिप की उसकी कोई लिमिट नहीं। माइनॉरिटी की फेलोशिप कैंसिल कर दी, विड्रॉ की। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उनको नेट से भी स्कॉलरशिप मिलती है और आप माइनॉरिटी की भी दे रहे हो, डबल हो रहा है। जब मैं यूजीसी में था तो मैंने एक सेंटर चलाया। यूजीसी ने 70 सेंटर ऐसे बनाए थे जिसमें महिलाओं के ऊपर रिसर्च और टीचिंग होती थी, निग्लेक्टेड ग्रुप। तो मैंने कहा भैया कास्ट और ट्राइब पे भी तो रिसर्च और टीचिंग नहीं होती। तो मैंने 32 सेंटर बनाए जिसका नाम था सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। 32 यूनिवर्सिटीज़ में उनके सारी ग्रांट आज बंद हो गई है। अच्छा नहीं लगता कि कास्ट पे इश्यूज, कास्ट पे रिसर्च हो एंड टीचिंग हो, ट्राइब पे रिसर्च हो एंड टीचिंग हो। अच्छा काम कर रहे थे वो।
तो ये आज की तारीख में ये हो रहा है कि यदि आप नई एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे और पुरानी को देखेंगे, हमने 2011 में छोड़ा यूजीसी 11 प्लान, 2014 के बाद आप देखेंगे और उसके बाद 2020 में जो नीति आई उसमें जो नीति है इंक्लूसिव एजुकेशन की और गरीबों के प्रति, उसमें उसको जो हमने बनाई थी उसको कम से कम उन्होंने लगभग उसको निगेट किया हुआ है। दिखता नहीं है, इतने इंटेलिजेंट तरीके से नीति बनाई है कि आपको ढूंढना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। इंटेलिजेंट लोग है ना, तो ये कहा है कि क्वालिटी बढ़ानी है और क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये हम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी बनाने के लिए जो मेजर बताए हैं, जो पॉलिसीज बताई है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि गरीब और सोशली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप उसको किनारे किया जा रहा है। 450 पेज का जो पहला डॉक्यूमेंट निकाला था 2016 में, उसको पढ़ने से समझ में नहीं आता, लेकिन इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन इट फॉर बार बार पढ़ने के बाद तब समझ में आता है कि ये क्या तमाशा है। 2-3 उदाहरण दे दूं और मैं फिर रुक जाता हूं। पहला, इस क्वालिटी बढ़ाने के लिए पहली सजेशन है कि भैया ये जो अफिलेटिंग सिस्टम है, हमारे अफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, नागपुर यूनिवर्सिटीज़ है, उनको 304 कॉलेज अफिलेटेड है, गाँव में है, स्मॉल टाउन में है, मीडियम टाउन में है। वो बढ़ाते हैं जैसा यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, इसको अफिलेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन दूसरी सिस्टम है वो यूनिटरी यूनिवर्सिटी की है, उसमें अफिलेटिंग कॉलेज होते नहीं। जैसे IIT ले लीजिए, तो उसमें अंडर ग्रेजुएट भी है, मास्टर भी है, PhDs भी है। वो यूनिवर्सिटी नहीं कहते, लेकिन डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, सारे लड़के उसमें सारी डिग्रियाँ पाते हैं। अमेरिका में है वो कि यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 2-2, 4-4 लाख लड़के होंगे और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD इकट्ठा होंगे। तो इस कमेटी का नई एजुकेशन पॉलिसी का कहना यह है कि यूनिटरी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी होती है कि उससे क्वालिटी बढ़ती है। कैसी क्वालिटी बढ़ती है कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाते हैं। और बात सही है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। 2000 बच्चे बैठे हुए, उनको पढ़ाएंगे। PhD को भी पढ़ाते हैं, मास्टर को भी पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम द टीचिंग फॉर अमर्त्य सेन एंड सिमिलर प्रोफेसर। तो ये तो एडवांटेज है। तो उस एडवांटेज के लिए इन्होंने कहा ये अफिलेटिंग सिस्टम को आप बंद कर डालो और यूनिटरी सिस्टम पे चले जाओ। धीरे धीरे ऐसा करो आप कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाओ वगैरह वगैरह। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया, बात ये अच्छी लगती है, लेकिन इसका तो असर गरीब और गांव के बच्चे पर क्या होगा। धीरे धीरे समझ में आया मुझे कि आज हमारे एफिलेटिंग सिस्टम में कॉलेजेस कहाँ हैं? बड़े गांव में है। RS गवई साहब का दारापुर गांव है, उसमें 4 कॉलेज है और लड़के लड़की अपना साइकिल पे आके गांव से एजुकेशन लेते हैं। स्मॉल टाउन में है, छोटे से तालुका में कॉलेज है, मीडियम टाउन में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना एक्सपेंसिव है, कमरा लेना है, रहना है, हॉस्टल तो है नहीं। तो एकदम से मुझे इनलाइटनमेंट हो गया कि इसका तो असर ये गाँवों पे, बच्चे पे, लड़कियों पे, गरीबों पे होगा। यदि, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉलेज बंद करने चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। इसका मतलब ये सारे कॉलेज बंद करो। जैसे 60,000 हाई स्कूल बंद किए जा रहे, प्राइमरी स्कूल, उसी तरह कॉलेज को भी आप बंद करके उनको कंसोलिडेट कर लो, उसको शहर में ले जाओ। मैंने कहा ये शहर में लाए जहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं, दलित लड़का, गरीब लड़का कैसे पढ़ेगा? तो देखिए कितना इंटेलिजेंट माइंड है कि यूनिटरी यूनिवर्सिटी की सजेशन देके क्वालिटी के नाम पे ऊपर ये जो मासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, गरीबों को जो मिल रहा है, उसको धीरे धीरे रोको बड़े इंटेलिजेंट तरीके से। उसका अल्टरनेटिव दिया मैंने, उसके मेरे पास टाइम नहीं है अभी, जब मैं कमेटी का मेंबर था, या अभी इनको दे रहा हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट को। दूसरा और बहुत ही गंभीर वो ये है कि साहब हमारी बैचलर डिग्री 3 साल की है, इन्होंने बैचलर डिग्री 4 साल की।
बैचलर डिग्री 3 साल की भी होगी, 4 साल की भी होगी। कई दुनिया में आपने देखा नहीं कि एक डिग्री के 2 ड्यूरेशन होते हैं, 3 साल की भी बैचलर, 4 साल की भी बैचलर। फिर उन्होंने क्या किया है, बड़ा खूबसूरत लगता है कि फर्स्ट ईयर से लेके 4 साल तक, 4 साल की बैचलर है तो हम सर्टिफिकेशन देंगे। पहले साल में यदि आप ड्रॉप आउट हो गए और होना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट ले लो, चले जाओ। दूसरे साल में आपको छोड़ना है, ड्रॉप आउट होना है तो 2 साल का डिप्लोमा ले लो, छोड़ जाओ। तीसरे साल तक आप जाके बैचलर डिग्री ले लो, छोड़ दो, और कुछ को 4 साल का भी बैचलर करो। तो हर एक साल के लिए एक एक सर्टिफिकेशन और एक एक डिग्री दी है, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कही है। और फिर जो 4 साल का बीए करता है उसको 1 साल में एमए, जो 3 साल का बीए करता है उसको 2 साल में एमए, एमए भी दो पीरियड के, वो 1 साल का एमए, 2 साल का एमए। तो आदमी चकरा जाता है कि ये ऐसा लगता है कि अच्छा है ये। शुरू में मैं भी उसकी ये कर रहा था कि भाई सेकंड ईयर में बच्चा जब ड्रॉप आउट होता है तो उसके पास कुछ नहीं है, उसको हायर सेकेंडरी मानते हैं उसका क्वालिफिकेशन, लेकिन उसको आप 2 साल का डिप्लोमा दे रहे हो तो वो बता सकता है कि 2 साल मैंने कॉलेज में किया है। लेकिन बाद में मुझे पता चला इससे तो ड्रॉप आउट बढ़ेगा। बहुत सारे गरीब लड़के 1 साल का सर्टिफिकेट ले चले जाएंगे, कुछ कंडीशन भी लगाई जाएंगी, 2 साल के बाद कहेंगे कि चलो छोड़ो, डिप्लोमा लेके निकल जाओ, और ज़्यादातर जो है 3 साल का बीए करके निकल जाएंगे। जो इलीट और पैसे वाला है वो 4 साल का बीए करेगा। 1 साल के लिए पैसा लगता है ना, एक एडिशनल साल आप दे रहे हो तो। और मार्केट में जब जाओगे तो एक 3 साल का बीए है, दूसरा 4 साल का बीए है, कि जॉब किसको मिलेगी? 4 साल के बीए की। तो ये जो बड़ी स्कॉलरशिप है, हाई कास्ट स्कॉलरशिप और बुद्धिमत्ता है, जो इतनी इंटेलिजेंट तरीके से लाई है कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसका उद्देश्य ये था कि मैसिफिकेशन जो हो रहा है, गरीब, दलित, आदिवासी, पुअर, ओबीसी, ये जो सारे पढ़ रहे हैं, इसका फ्लो कैसे रोके। हायर एजुकेशन तो हमारा एरिया है ना 2000 ईयर्स से, और ये सारा अब इंक्रोचमेंट हो रहा है। लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चैलेंज करने वाले प्रोफेसर क्रिएट हो रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये तरीका ढूंढो। पहली रिकमेंडेशन मैंने कर्नाटका गवर्नमेंट को दी ऑन अर्जेंट बेसिस, डोंट एक्सेप्ट 4 ईयर बैचलर। 3 साल की बैचलर होगी, और करिकुलम का भी, करिकुलम में भी मैं करिकुलम के बारे में बात करूँगा। एंड द कर्नाटका गवर्नमेंट शोड ए गट्स, एंड फ्रॉम 2024 and 2025 दे से ओनली 3 ईयर बैचलर डिग्री, नो मोर 4 ईयर। जल्लोष है लोगों में कर्नाटका में। और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, वो तो अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर स्किल एजुकेशन, कि प्राइमरी से लेके ग्रेजुएट तक हम स्किल एजुकेशन देंगे रेगुलर एजुकेशन के साथ। और जो प्राइमरी में है से मिडल में है, उसको उनको क्या कहा कि गांव के जो कारपेंटर है, कॉबलर है, चमार है, उनके साथ आपको मिला देंगे, आप स्किल लर्न करो उनसे। और 10वीं में आपको स्किल दे देंगे। अरे भैया, ITI ऑलरेडी सेपरेट है। जो लड़का फेल हो जाता है 8-9वीं के बाद, वो जाता है ITI में। 12वीं के बाद जिसको पढ़ना नहीं है वो पॉलिटेक्निक में जाता है। ये आप स्ट्रीमिंग ऑफ स्किल एजुकेशन क्यों कर रहे हो? उसके भी पीछे नीति है कि स्किल एजुकेशन करके 12वीं होगा, 10वीं होगा या ग्रेजुएट होगा, नौकरी ले लेगा, ऊपर नहीं जाएगा, हायर एजुकेशन नहीं लेगा, सोचेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, आर्गुमेंट नहीं करेगा, किताब नहीं लिखेगा। वो खतरनाक क्लास है जिसको रोकना है। स्किल लेके जॉब के लिए तैयार कर दो। उसके वो भी करिकुलम जो है वो हमने उसको मॉडिफाई करके कर्नाटका गवर्नमेंट को दिया है। मॉरल एजुकेशन,
मॉरल एजुकेशन अभी भी पढ़ाते हैं एनसीसी के थ्रू, इसके थ्रू करिकुलम में। लेकिन मॉरल एजुकेशन की जो नीति है 2020 में वो क्या है देखिए। मैंने लिखा था लोकमत में आर्टिकल, आपने पढ़ाया नहीं, पता नहीं, कि मॉरल एजुकेशन जो है बच्चों में अच्छे गुण पैदा करना है। बच्चों को हम नॉलेज तो दे रहे हैं, अमन ठीक है ना टाइम, नॉलेज देना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। चलो प्रोफेशनल एजुकेशन भी देना चाहिए, स्किल भी देना चाहिए, ITI इसके थ्रू, ताकि उसको जॉब मिले। लेकिन तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि उसको मॉरल वैल्यू भी देनी चाहिए, ताकि उसका कैरेक्टर सही हो। जो घर से गलत या सोसाइटी से गलत गलत बातें पढ़ के आता है वो, तो उसको हम यहाँ इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये मॉरल एजुकेशन कोर्स है। लेकिन इन्होंने जो मॉरल एजुकेशन कोर्स लाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो मॉरल एजुकेशन कोर्स लाया, उसमें क्या है कि मॉरल एजुकेशन कोर्सेस में हम रामदास के दोहे पढ़ाएंगे। दो क्या कहते हैं उसको, रामदास के श्लोक पढ़ाएंगे। मॉरल एजुकेशन में गीता का 12वां अध्याय पढ़ाएंगे। और एनवायरमेंटल का सेक्शन है उस बड़ी रिपोर्ट में 350 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकाला, मनुस्मृति को कोट किया शुरू में। तो ये धर्म की विचारधारा जो है वो मॉरल एजुकेशन के नाम पे पढ़ाई जा रही है। अच्छा, आप पूरा इतिहास देखो मॉरल एजुकेशन का, वो इतिहास को छोड़ दो। ये आ गया इशू जब घटना बन रही थी कि भाई हम मॉरल एजुकेशन तो होना चाहिए, लेकिन धर्म के थ्रू हम मॉरल वैल्यू दे दे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से और अलग से दे दे। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ किया वो सारा। उन्होंने कहा देखिए, हमारा राज्य जो वो सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है, तो ये किसी धर्म के विचार के आधार के ऊपर हम मॉरल एजुकेशन नहीं पढ़ाएंगे, या ये किसी एक धर्म के विचार हम एजुकेशन में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अलग से डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन स्टडी निकालेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, उसमें आप कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करो, कोई नहीं कह रहा आपको। लेकिन ये रिलीजन का हम विचारधारा और डॉगमा हम स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे। आप अलग से डिग्री ले लो, MA ले लो, BA ले लो, PhD करो, कंपैरेटिव एजुकेशन में कोर्स दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस तरह फिर आर्टिकल 28 आया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 28 कहता है कि ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सरकार ने जो सपोर्ट की हुई है, उसमें किसी एक धर्म के विचार पढ़ाए नहीं जाएंगे। उसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज करो। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो मैंने आपको बताया कि एक विशिष्ट धर्म का नॉलेज दिया जा रहा है, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हमने लोगों ने सवाल पूछा, भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम में तो बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, सिखिज्म भी है, सेक्ट्स भी है, सारे इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, उसको नहीं ले रहे हो आप एक रिलीजन को जो हिंदू रिलीजन कही है और कुछ कही है उसको पढ़ा रहे हो, और वो तो घटना के खिलाफ है। तो मैं पेपर चला रहा हूं कई दिनों से, कुछ लोगों को मिल रहा है मुक्ति विमर्श, ये स्पेशल इशू अभी कल आया है, इसमें सारा डिस्कशन है नैतिक शिक्षा के ऊपर। ये कुछ लोगों को सर्कुलेट किया है और सर्कुलेट किया जाएगा। किस तरह से भारत सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की नैतिक शिक्षा की नीति घटना के खिलाफ है। इट वायलेट दी आर्टिकल 28। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, और मैं इतना कहूँ कि बहुत बदलाव आया है जो हमने किया था। मैंने बताया नहीं आपको कि एजुकेशन एक्सपांड तो हो गया, इंस्टीट्यूशन बड़ी स्कॉलरशिप दी, लेकिन टीचर के लिए जो किया वो किसी ने नहीं किया अब तक।
ये बताएंगे आपको। झगड़ा किया 6 महीना और टीचर की सैलरी जो है 7/6 पे कमीशन में आईएएस के ऑफिसर के बराबर लाई। आज स्टेट यूनिवर्सिटी में जो लड़का, जो कैंडिडेट पीएचडी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनता है, उसकी सैलरी इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द आईएएस ऑफिसर। बहुत झगड़ा करना पड़ा मुझे इसके लिए। उन्होंने कहा ये क्या है, आप कैसे टीचर को दे सकते हैं, उनका ना इवेल्युएशन होता है ना कुछ होता है। कहते हमारा जो आईएएस ऑफिसर है एट द एंड ऑफ द ईयर उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है, ऑनेस्ट है, फलाना है, ढमका है। आपका क्या है? आपका तो कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई वो एमए करता है, पीएचडी करता है, अपनी जिंदगी उसमें लगा देता है 35 साल तक। नहीं 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 नहीं। तो एक दिन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, महिला थी, तो मैंने उनके साथ आर्गूमेंट की। कुछ ऐसा ही आर्गूमेंट हुआ, शिक्षा तो हमारी, आपकी शिक्षा होगी, हमारा तो हमारी भी शिक्षा होती है। तो उनके साथ बैठे थे एडिशनल सेक्रेटरी, और मुझे मालूम था उसका क्वालिफिकेशन बीए था। मैंने कहा मैडम इनको पूछिए इनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने कहा ये बीए है और मेरा यूनिवर्सिटी का टीचर जो है वो पीएचडी है। ये सिर्फ 3 साल स्पेंड करते हैं, मेरा जो टीचर है वो 5 साल करता है और फिर पीएचडी के लिए और 4 साल करता है। तब उनकी, क्योंकि उनको ना लेंथ ऑफ द ईयर ये बात समझ में आती है गवर्नमेंट ऑफिसर को, दूसरी नहीं आती। तो एकदम से कही नहीं, ठीक है थोड़ा मैं देखती हूँ, और एकदम मराठी में बोलने लगी, बघूया काय करता येईल तर। I was surprised she was Singh. So she had married a IAS officer who was a Singh, but she was a Maharashtrian. By order, 6th Pay Commission, the salary of the teacher is on par with IAS officers. It is only after 20 years कि IAS की सैलरी आगे बढ़ जाती है। फिर प्रमोशन में, अपॉइंटमेंट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे इनके साथ हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देती हूँ आपको ये आईएएस की सैलरी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी लाइए। मेरा जो आईएएस ऑफिसर है या जो भी आईएएस ऑफिसर, उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, आप भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए। मैंने कहा आपको देता हूँ मैंने कमेटी बिठाई और प्रमोशन की स्कीम बनाई, जिसके बेसिस के ऊपर टीचर की हर साल उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। आज जो प्रमोशन की स्कीम है उसको एपीएस स्कोर कहते हैं। हर एक टीचर को प्रमोशन मिल जाता है यदि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरिट की करे। कास्ट का कोई सवाल नहीं है। जो ओपन पोस्ट है उसमें ओपन आप कंपटीशन कीजिए, लेकिन फिर रेगुलर प्रमोशन है। 12 साल के बाद, 12 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर, लेकिन आपके क्रेडिट कितने होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बनिए, लेकिन आपकी इतने एपीआई क्रेडिट होने चाहिए। आज टीचर जो है वो बिल्कुल शांत है, उसको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उससे फिर काम कर रहा है। वो शुरू में हेरा फेरी भी कर रहे थे, लेकिन काम कर रहा है। उसको पता है कि मेरी इतने ग्रेड नहीं है तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो हमने किए उस वक्त कि सैलरी और प्रमोशन की स्कीम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सोरा साहब ये देखो आप ही ने दिया है, गाड़ियाँ लेके घूमते पढ़ाते नहीं हैं। मैंने कहा नहीं पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। अच्छे लोग टीचर में आने लगे, फिर प्राइवेट सेक्टर के बजाय इधर आने लगे, सैलरी अच्छी है। तो ये बहुत सारी बातें की, लेकिन ये सारी की सारी जो है इसको क्वालिटी के नाम के ऊपर इसको बदला जा रहा है, और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, समझ में नहीं आती है लोगों को। गवर्नमेंट कहती है कि बहुत ही बढ़िया नीति है ये एजुकेशन, ये वो सारा, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि जो गरीब और सोशली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, शिक्षा के बारे में बहुत ही गंभीर स्थिति में है कि यदि आधा एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट है और ट्यूशन इतनी ज़्यादा है तो एक्सेस जो है वो बिल्कुल कम है। और मुझे नहीं मालूम, आज की तारीख में दे दीजिए बहुत ड्रॉप आउट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और कुछ साल के बाद देखेगा कि रेशियो इन हायर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विल बी मच लोअर। उसके लिए कुछ करना चाहिए।